You can start, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Hello, students. Welcome to the School of Open Learning. Yeah. So I would like to see who have joined us. Simran, good morning, dear. चलिए तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर. दैट इज अमलगमेशन ऑफ द कंपनीज. ओके. या विवेक, गुड मॉर्निंग डियर. राज, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. चलिए. तो डियर आज का टॉपिक का नाम है अमलगमेशन ऑफ कंपनी. डियर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग में. ठीक है. अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि दो कंपनीज हैं. कौन कौन सी? एक है ए लिमिटेड और दूसरी है बी लिमिटेड. अगर डियर आफ्टर दी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग ये दोनों की दोनों मर्ज होकर एक नई कंपनी बनाती है सी लिमिटेड. ये ओल्ड कंपनी सी और न्यू कंपनी बनती है क्या? मतलब बिफोर का मतलब है ओल्ड और न्यू कंपनीज क्या क्या बनती है? सी लिमिटेड. तो इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन. इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन. अगर मान लो एक कंपनी है एम लिमिटेड प्लस उसके साथ जुड़ती है एन लिमिटेड और ये वाली कंपनी है. देखो इससे पहले वाले केस में क्या था? इससे पहले वाले केस में ये वाली कंपनी भी बंद हो गई, ये वाली भी कंपनी बंद हो गई. कौन सी कंपनी रह गई? सी लिमिटेड. पर अगर ऐसा होता है एम लिमिटेड और एन लिमिटेड जुड़ती है, सिर्फ ये वाली कंपनी बंद हो जाती है और एम लिमिटेड जो पुरानी कंपनी थी वो रह जाती है, तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्प्शन. तो अगर सिर्फ एम लिमिटेड रह जाती है बाद में तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन. अभी मैं आप लोगों के डाउट नहीं ले पाऊंगा. प्लीज आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि डियर जितना ज्यादा चैट बॉक्स भरेगा मैं जो वैलिड डाउट्स है वो नहीं ले पाऊंगा. ठीक है. सो आप लोग एक काम कीजिए, कम से कम लिखिए चैट बॉक्स के अंदर. ठीक है. जब मैं आपको बता दूंगा कि कब लिखना है, जब मैं देख रहा होगा चैट बॉक्स तब आपको बता दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर जब देख रहा होगा. पर मैं अभी कुछ नहीं देख रहा. ठीक है. अभी मैं सिर्फ पढ़ाने पर फोकस रख रहा हूँ. फिर क्या है कि मान लो एक और कंसेप्ट है कि मान लो एक ही कंपनी है. कौन सी? एक्स लिमिटेड. ठीक है. ये एक्स लिमिटेड ओल्ड थी, इसके अंदर कुछ चेंजेस आए और ये दोबारा से एक नए तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है एक्स लिमिटेड न्यू. तो हम इसको क्या बोलते हैं बताओ? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ओके. अच्छा, ये वाली कंपनीज थी जो कि हाँ, ये इन वाली कंपनीज को हम क्या बोलेंगे बताओ? इन कंपनीज के काफी सारे नाम होते हैं. इनको आप बोल लो वेंडर कंपनी,
इनको आप बोल लो ट्रांसफरर कंपनी, बिकॉज ये अपने एसेट्स ट्रांसफर कर रही है। इनको आप बोल सकते हो अमलगमेटिंग कंपनीज। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं ये वाली कंपनीज क्या कहलाएंगी। इनको हम बोल सकते हैं परचेजर कंपनी, इनको हम बोल सकते हैं ट्रांसफरी कंपनी, और इनको हम बोल सकते हैं अमलगमेटेड कंपनी। ओके, सो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। क्या कि अब हम इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, उसका हम एक मैप बना लेते हैं। किसका? अगर हमें करना है क्या, अमलगमेशन, या फिर हो रहा है क्या, एब्जॉर्प्शन, या हो रहा है क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें दो पार्ट्स में आप बांट सकते हैं। क्या क्या बनेंगे वो दो पार्ट्स? अगर आप कर रहे हो क्या, अमलगमेशन या फिर एब्जॉर्प्शन, तो आपको क्या अप्लाई करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 of the ICI, which is issued by the Institute of Chartered Accountant of India। पर अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तो आपको AS 14 फॉलो नहीं करना। आपको AS 14 यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे AS 14 क्या करता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं बताता। ठीक है, इसके लिए हम जो मेथड लगाते हैं वो कौन सा मेथड लगाते हैं, परचेज मेथड। अभी बताऊंगा कि परचेज मेथड होता क्या। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, परचेज मेथड। लेकिन अगर हमें यहां पर देखना है, इस केस के अंदर फर्दर दो केसेस बन जाते हैं। वो दो केसेस क्या बनेंगे, हाँ, जो परचेजिंग कंपनी है, और देखो दो कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है ना, ये एक तो वेंडर कंपनी के बीच में और एक परचेजर कंपनी के बीच में। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आज आप लोगों को, अब बताना आप क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स के अंदर, ठीक है, कि आज आप लोगों को कंटेंट और वीडियो साफ नजर आ रही है, बताओ। बताइए। हाँ जी, आज तो आप लोगों को कंटेंट साफ नजर आ रहा है। प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, ठीक है, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। चलिए आइए, यहां पर अब हम पढ़ेंगे क्या, परचेजिंग कंपनी और परचेजिंग कंपनी
जो परचेज कर रही है, या आप उसको बोल सकते हो अमलगमेटेड कंपनी, वो कैसे ट्रीटमेंट करेगी, और जो वेंडर कंपनी है जो बेच रही है, वेंडर कंपनी, या फिर हम बोल सकते हैं अमलगमेटिंग कंपनी, वो कैसे ट्रीटमेंट करेगी अपनी बुक्स के अंदर। तो चाहे देखो, अब देखो अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन भी दो तरीके का होता है। एक होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। क्या क्या? इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। इफ इट इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, अगर कौन से नेचर का है? मर्जर नेचर का है, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, और अगर परचेज नेचर का है तो अलग है। ठीक है, तो आपको बता दूं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कुछ 5 कंडीशंस। अगर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। पर अगर उन पांचों में से पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ तो हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। कौन सा लगाना पड़ेगा? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पर अगर परचेज है तो हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? परचेज मेथड। पर लेकिन जो अमलगमेटिंग कंपनी है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सिर्फ किसको फर्क पड़ेगा? अमलगमेटेड कंपनी को। अमलगमेटिंग कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो, दोनों के दोनों केसेस में। ठीक है, एक ही मेथड लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या खुलेगा दोनों केसेस में? AS 14 के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाऊं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कराने जा रहा हूं, परचेज कंसीडरेशन। क्या कराने जा रहा हूं? परचेज कंसीडरेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज परचेज कंसीडरेशन। इसका मतलब क्या है डियर? परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या है? देखिए, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल हूबहू पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझेंगे। कहते हैं परचेज कंसीडरेशन मींस एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब टोटल। इट इज द एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स and other securities or cash or other assets ठीक है, given by transferee company to the shareholders of बताइए, to the shareholders of transferor company। अब यहां पर आप देखिए क्या है, मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं। मान लो दो कंपनी है, वोडाफोन
और आइडिया, आपको पता है इन दोनों मर्ज हो चुकी हैं, बन चुकी है वोडाफोन आइडिया। VI बन चुका है। अब डियर मान लो इसके पास नेट एसेट्स कितने के थे, इसकी नेटवर्थ थी 5,000 करोड़ की पहले, और आइडिया की थी 2,000 करोड़ की नेटवर्थ। इसके पास शेयर्स कितने थे, इसके पास शेयर्स थे 1,000 करोड़ और इसके पास शेयर्स थे 500 करोड़। अब क्या हुआ, जो वोडाफोन कंपनी बनी, वोडाफोन ने इसके शेयर होल्डर्स को, मतलब 1,000 करोड़ जो शेयर्स हैं उसके बदले वोडाफोन ने इसके शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स दिए होंगे और वोडाफोन ने इसके शेयर होल्डर्स को भी कुछ दिया होगा। मान लो इनको शेयर्स भी मिले, इनको कुछ डिबेंचर्स भी मिले, इनको कुछ कैश भी मिला, तो वो सारा का सारा वोडाफोन आइडिया ने किस लिए दिया है, ताकि ये अपना हक कहां पे छोड़ दें, वोडाफोन में, ताकि ये शेयर होल्डर अपना हक कहां पे छोड़ दें, आइडिया में छोड़ दें। तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ किसको पेमेंट लेनी है, बताओ किसको पेमेंट कर रहे हैं हम, कौन कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी हो जाएगी, ये ट्रांसफरर कंपनी ये है, ये दोनों। तो इनके शेयर होल्डर्स, इनके शेयर होल्डर में कौन कौन आ सकते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की जा रही है तो उसको हम लेकर नहीं चलेंगे। हाँ, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स मिल रहे हैं तो हम लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को अगर कोई पेमेंट मिल रही है वो हम लेकर नहीं चलेंगे। हेलो, इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी, मैं एक बारी अपने स्टूडेंट से पूछ लूं। हाँ जी, इतनी बात समझ में आती है डियर आप सभी को, बताइए। एक तो बड़ा दुख होता है कि आप लोग रिप्लाई बड़ी जल्दी नहीं लिखते। चलो कोई बात नहीं। सो डियर, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ए लिमिटेड agreed to acquire the business of E Limited as on 31st March 2021, 22 ले लेते हैं, 22, when E Limited had capital as under 10,000, 6% preference shares
ऑफ ₹10 ईच, कितना? रुपीज 1 लाख ले लेते हैं। फिर कहता है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बताओ कितना आएगा अमाउंट? 2 लाख। नेक्स्ट और क्या है? 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख। अब देखो, ए लिमिटेड ई लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, जिसमें 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 1 लाख रुपए के, 20,000 इक्विटी शेयर्स है 2 लाख रुपए के, और 7% डिबेंचर्स है किसके? 1 लाख रुपए के। अब जो कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन ल्यू ऑफ समथिंग। जब आप किसी से कुछ खरीदते हो तो बदले में कुछ दोगे भी तो ए लिमिटेड ई लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर रही है, तो आप एक बात बताओ, ए लिमिटेड ई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कुछ पे करेगी? तो उसके बारे में दे रखा है, द कंसीडरेशन पेबल बाय ए लिमिटेड was as follows। ठीक है, अब यहां पर पहला पॉइंट दे रखा है आप लोगों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ई लिमिटेड were to be allotted at 8% preference shares of ₹1,10,000। नेक्स्ट क्या पे किया है? इक्विटी शेयर होल्डर्स to be allotted 6 equity shares of ₹10 each at a premium of 10% and ₹3 cash against every 5 shares, ठीक है, every 5 shares held। फिर लास्ट पेमेंट क्या की गई है? जो 7% डिबेंचर्स थे, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ई लिमिटेड टू बी पेड 8% premium by 9% debentures at 10% discount। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट
purchase consideration. Calculate purchase consideration, and that is for 6 marks. अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? रुको रुको, आप लोगों ने तो पूरा चैट बॉक्स, मैं ये तो एक डियर, मैं एक एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा डियर, ये बड़ी ही ना बदतमीजी है, ये जो अभी नावे है, यस, कि डियर आपने इतनी बार कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी आप लोगों को ये मैंने हटा दिया स्क्रीन, ठीक है। अभी नावे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस तरीके की बदतमीजी फिर नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बार कमेंट लिखना नहीं चाहिए आप। चलिए, अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? बस मुझे ये बताइए, अब नजर आ रहा है? मैं अब दोबारा से स्क्रीन हटा रहा हूं और आप लोगों की चैट बॉक्स देख रहा हूं, ठीक है। आपने बताया जो अभी वही डिस्प्ले में पर नहीं दिख रहा। एक मिनट में दोबारा से आप लोगों के चैट बॉक्स देख लूँ। हाँ जी, ठीक है, चलो अब मैं दोबारा से आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया। मुझे एक बारी फिर से बताएंगे हमारे स्टूडेंट धीरज। धीरज, आप एक बारी दोबारा से, मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ, आप बताना कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे चल सकते हैं, बताइए।
प्लीज डियर आप रिप्लाई करो ना कि आप लोगों ने नहीं, वैसे आपको विजिबल तो था ना, बस ये बताओ विवेक, ये बताओ विजिबल तो था ना जब मैं लिख रहा था? जब कर रहा था तब हो रहा था, लिख रहा था, फिर से चला अरे मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ लाइबा, जब मैं दिखा रहा था, जब मैं लिख रहा था, अभी जब मैं आपसे बात करता हूँ तब नहीं, मैं हटा देता हूँ तब, ये कह रहा हूँ। हाँ जी डियर, आप लोग जितना मतलब इन चीजों में टाइम वेस्ट करोगे ना, मेरे को लगता है मैं उतना ही कम कराऊंगा आप लोगों को कंटेंट। हाँ जी, अब आप लोगों को ये वाली लाइन दिख रही है तो बस बता दो, मैं क्या कहते हैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ये वाली लाइन दिख रही है या नहीं दिख रही थी, बस ये बता दो, लास्ट जो मैंने अभी भी दिखाया। ठीक है चलो, अब मैं आ गया मेरे पास आंसर कि दिख रहा है। तो डियर इसका एक फॉर्मेट है, और जब भी आप क्या करके आएंगे बताइए, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर कर आएंगे तो आप क्या लिख कर आएंगे, आपको सॉल्यूशन ऐसे करना है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैम अभी मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। नहीं मैम, हमारी जान पहचान में भी किसी को लोन नहीं चाहिए। चलो, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, और आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट में करके आएंगे। आप लिख कर आएंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, और हम इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। जो मैंने आपको डेफिनेशन कराई है वो परचेज कंसीडरेशन के ऊपर जो लिखी है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहां पर हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, पेमेंट्स मेथड। पेमेंट्स मेथड वो मेथड है जिसमें हम कौन क्या देखते हैं बताओ, कि क्या क्या पेमेंट हो रही है, किसके द्वारा, ट्रांसफरी कंपनी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रही है। कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ट्रांसफरर कंपनी के। तो हमने कौन सा मेथड लगाया है यहाँ पर बताइए, एज पर पेमेंट्स मेथड, पेमेंट्स मेथड। आप कह सकते हैं क्या क्या पेमेंट ट्रांस हाँ ट्रांसफरी कंपनी कर रही है, किसको, शेयर होल्डर्स ऑफ, हाँ टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ओके, तो अब आपको ये हिंदी में नहीं लिखना, ये तो मैंने आपकी समझ के लिए लिखा है, ठीक है, हिंदी वाला नहीं लिखना आप लोगों को। आ जाओ, तो इसका एक फिक्स फॉर्मेट है वो बनाने जा रहे हैं। आपको करना है पेमेंट टू, किसको पेमेंट की जा रही है, ठीक है, फिर बनाना है आपको पेमेंट इन, फिर यहां पे डिटेल्स, और यहां पे अमाउंट।
तो बताओ सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें, सबसे पहला बताओ क्या पेमेंट हो रही है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ई लिमिटेड वर अलॉटेड at 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1,10,000। बताओ पेमेंट किसको हो रही है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी शेयर होल्डर्स हैं और उनको क्या दिया जा रहा है? ए लिमिटेड उनको 1,10,000 रुपए के 8% प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है। तो हम इसको लेकर चलेंगे। तो हम लिखेंगे पेमेंट किसको हो रही है? यस, पेमेंट हो रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किस चीज में पेमेंट कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। कौन से वाले? 8% वाले। ठीक है, कितने दे रहे हैं? इसमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बता रखा है कि 1,10,000 रुपए के दे रहे हैं। तो यहां पर अमाउंट भी कितना आ जाएगा? 1,10,000। नेक्स्ट पेमेंट देखते हैं क्या। नेक्स्ट पेमेंट हो रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बी अलॉटेड 6। क्या कह रहा है? टू बी अलॉटेड 6 शेयर्स। 6 शेयर्स देंगे कितने रुपए के? 10 रुपए के। कितने पर? प्रीमियम पर देंगे 10 रुपए, 10% के प्रीमियम पर। इसका मतलब एक शेयर कितने का देंगे? 6 शेयर देंगे कितने के? 11 रुपए के हिसाब से। और 3 रुपए भी देंगे, 3 रुपया भी देंगे किसको? जिनके पास भी 5 शेयर्स हैं। तो इसका मतलब हर 5 शेयर के बदले 6 शेयर्स मिलेंगे 11 रुपए वाले, प्लस 3 रुपए भी दिए जाएंगे हर एक 5 शेयर्स वालों को। तो बताओ इस कंपनी में इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के। तो पेमेंट कैसे होगी बताओ? पेमेंट की जा रही है किसको बताओ? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किसमें पेमेंट कर रहे हैं? हम बदले में दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स, प्लस हम कुछ कैश भी दे रहे हैं। इक्विटी शेयर्स कितने दे रहे हैं? 20,000 शेयर है, 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हर 5 शेयर पर हम कितने शेयर दे रहे हैं? 6 शेयर दे रहे हैं। एक शेयर कितने का है? 11 रुपए का है, 10% प्रीमियम है ना। तो बताओ अमाउंट कितना आ जाएगा? हाँ, यहां से अगर मैं इसको काटूं तो 4,000, ये हो जाएगा 24,000, और 24,000 में अगर मैं 2400 जोड़ दूं तो 26,000 नहीं, 2,60,000 प्लस 4,000, 2,64,000 हो जाएगा। फिर कैश कितना पे कर रहे हैं? 20,000 शेयर्स है, 5 का बंडल है, कितने रुपए दे रहे हैं? 3 रुपए। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12,000। तो बताइए क्या एक और पेमेंट हो रही है? बताइए एक और पेमेंट हो रही है, दैट इज 7% डिबेंचर होल्डर्स को हम क्या दे रहे हैं? डिबेंचर्स दे रहे हैं। क्या ये लेकर चलेंगे? नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि ऊपर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या है? कि हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? हाँ जी, हम पेमेंट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, ना कि डिबेंचर होल्डर्स को। ओके, तो यहां पर हम डिबेंचर होल्डर्स को जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ पे कितना लेकर चलेंगे? यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, ये टोटल कितना हो जाएगा?
3,74,000 और 3,78,000 86,000 3,86,000 रुपए क्या हो जाएगी परचेज कंसीडरेशन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल परचेज कंसीडरेशन। और एक आप नोट भी लिख कर आएंगे, यहाँ पर आप एक नोट भी लिखेंगे, क्या वी डू नॉट include payment to debenture holders because as per AS 14 only payment to shareholders is included in purchase consideration। बात आती है आप समझ में, बताइए। या अब तो आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा था, बताइए। जब अभी मैं लिख रहा था, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो स्क्रीन हटा रखी है, पर अब तो नजर आ रहा था आप लोगों को। ओके, थैंक्स अ लॉट संस्कृति एनोनिमस। चलिए हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी तक मैंने आपको कराया, ये कौन सा मेथड था, पेमेंट मेथड था, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने का पेमेंट मेथड था। अब हम एक और दूसरे मेथड पर चल रहे हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको, फिर समझाऊंगा। क्वेश्चन है हमारा क्या, बी लिमिटेड had the following balance sheet as on 31st March 2022. C Limited is acquiring B Limited और B लिमिटेड की आपको क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट। डियर मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अभी बोलना ज़्यादा अलाउड नहीं है,
ठीक है, फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के पेपर आ रहे हैं तो मुझे आप लोगों की क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों की फिर भी क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है, मैं उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, पर फिर भी। तो आइए लिखिए, शेयर कैपिटल कितने दिए रखी है बताओ? 5,000, 50,000 शेयर्स ऑफ, हाँ देखो कई बारी आपको ऑफ रुपीज ईच नहीं दे रखा होगा, या ऑफ रुपीज ईच दे रखा होगा, आपको नंबर्स निकालने होंगे, या आपको नंबर्स दे रखे होंगे, आपको फेस वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो वो आपको अपने आप निकालना है। ठीक है, तो पर लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दोनों चीजें दे रहा हूँ, अगर ना हो तो आप निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 लाख। नेक्स्ट दे रखा है आपको कैपिटल रिजर्व, 10 लाख। जनरल रिजर्व 36 लाख। अनसिक्योर्ड लोन्स 22 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स 42 लाख, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 11 लाख। एसेट्स में आपको दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। ये कितना दे रखा है? 83 लाख, 69 लाख, 17 लाख एंड 2 लाख। बताइए दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा? 171 लाख, और यहाँ पर भी टोटल कितना आ जाएगा? 171 लाख, सॉरी 171 लाख। मैं वेट कर लेता हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं उतारा होगा। अच्छा नेक्स्ट कहता है कि जो गुडविल है इज कंसीडर्ड वैल्यूलेस, इज कंसीडर्ड वैल्यूलेस। कह रहा है गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है, अगर बैलेंस शीट में दिखा भी रखा है। वो तो ये होता है हम कभी महंगी चीजें खरीद लाते हैं तो जो हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं उसको हम गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल इज कंसीडर्ड वैल्यूलेस। फिर कहता है देयर आर ऑल्सो अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई है या कम लगाई है। इन वी लिमिटेड
कितनी, अमाउंटिंग टू कितने रुपए की कम डेप्रिसिएशन लगाइए, 4 लाख की। मतलब इसका मतलब हमने ज्यादा दिखा रखे हैं फिक्स एसेट्स बी लिमिटेड में। कह रहे नाउ कैलकुलेट दी परचेज कंसीडरेशन। कह रहा है अब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करके बताओ। अब लगा है स्टूडेंट्स में कंपटीशन, देखते हैं कौन सबसे फास्ट कैल्क लिखता है। और डियर एक बार मैं देख लूं कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना आ रही हो। थैंक्स अ लॉट अभिषेक एनोनिमस। अब तो लिख दो आप लोग कि दिख रहा था क्वेश्चन। सारे बच्चे भूख हड़ताल पर है, कह रहे हैं अब कुछ नहीं लिखेंगे। चलिए मैं फिर कराने जा रहा हूँ आगे। ओके चलिए मैं नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन देखकर हमें ये पता लगा कि कोई भी पेमेंट की बात नहीं करी गई कि क्या क्या शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, किसके, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को क्या क्या पे किया जाएगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि भाई शेयर होल्डर्स आपका किस पे हक है। शेयर होल्डर्स ने हमें बताया सर हमारा हक होता है किसके ऊपर, बताओ, हमारा हक होता है शेयर कैपिटल के ऊपर, रिजर्व भी हमारे हैं, जनरल रिजर्व भी हमारे हैं। इसका मतलब हमें क्या क्या लेकर चलना है बताओ, हमें लेकर चलने होते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या, शेयर होल्डर्स फंड। आइए पहले लॉजिक पढ़ेंगे फिर हम इसको कवर करेंगे। देखो अगर हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं और अगर हम वो टी शेप में बनाएं तो यहां आते हैं एसेट्स, एसेट्स में आपके आ जाते हैं फिक्स एसेट्स। जैसे यहां पर पहले आएंगे नॉन करंट, नॉन करंट में फिक्स्ड, फिक्स्ड में टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर आते हैं आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे आता है। फिर आपके आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है आपका, इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट्स,
ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना, एंड अदर एसेट्स। तो डियर ये आप बताइए, ये जो टोटल एसेट्स है इनकी फंडिंग कहाँ से होती है? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल एसेट की फंडिंग कहाँ से होती है? तो हम कहते हैं वो आती है फंडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब ओनर्स का पैसा, और ये क्या होता है? लायबिलिटी मतलब बोरोड फंड्स। तो यहाँ पे इक्विटी के लिए हम क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर यहां पर आपका आता है नॉन करंट लायबिलिटी, और ये करंट लायबिलिटी। अब आप एक बात बताइए, जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने तो इतना ही लगाया है ना, शेयर होल्डर्स ने इतना पैसा लगाया है ना, क्या उनका हक सारे एसेट्स पर है? सारे एसेट्स पे है? नहीं, थोड़ा सा बाहर वालों का भी है, ये वाला। तो अगर मुझे शेयर होल्डर फंड्स निकालना हो तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो एसेट्स हैं उनकी फंडिंग दो जगह से आती है। किससे? शेयर होल्डर फंड्स मतलब इक्विटी, प्लस मैं कहूंगा लायबिलिटीज मतलब डेट, बाहर वालों का पैसा। अगर मुझे शेयर होल्डर फंड्स निकालना हो, जिसको हम नेट वर्थ भी बोलते हैं या जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स का हक होता है, मैं कहूंगा वो आएगा एसेट, इसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज, बाहर वालों का हक, टोटल एसेट्स में से बाहर वालों का हक। तो एसेट में से अगर आप लायबिलिटी माइनस करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। सो डियर, अब हमें पेमेंट नहीं दे रखी तो हम शेयर होल्डर्स को उनका जितना हक बनता है, दैट इज नेट एसेट्स, वो पे कर देंगे। तो यहाँ पे अब मेथड कौन सा बनेगा? नेट एसेट मेथड। यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ बैलेंस शीट की दे रखी है ना, तो इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे? नेट एसेट मेथड। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ऊपर का सॉल्यूशन। हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन ऑन नेट एसेट बेसिस। ओके, तो यहां पर आपका आ जाता है क्या? फिक्स एसेट, और क्या क्या थे हमारे पास बताओ? करंट एसेट। बताओ फिक्स एसेट कितने के थे हमारे पास? हमारे पास फिक्स एसेट कितने के थे? 83 लाख के। इसमें से उसने कहा था कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी है। थोड़ा सा ना इसको साफ सुथरा बना देते हैं। उसमें से हमने क्या नहीं माइनस किया है? डेप्रिसिएशन। कितनी कम लगाकर चल रहे थे हम डेप्रिसिएशन?
4 लाख की, तो बताओ अमाउंट कितना आ जाएगा? 79 लाख। फिर हमारे पास कुछ करंट एसेट्स थे, ये कितने के थे बताओ? 69 लाख के। हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी थी, कितने की? 17 लाख की। और कह रहा था कि गुडविल क्या है? वैल्यूलेस है, गुडविल की कोई औकात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट कितने हो जाएंगे? 1,65,00,000। इसमें से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे लायबिलिटीज को। लेस करेंगे लायबिलिटीज को। वो क्या क्या है? लोन्स कितना? 22 लाख। क्रेडिटर्स 42 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब क्या है? देखो, लोन्स का मतलब है हमने किसी से उधार पैसा मांगा होगा, क्रेडिटर्स का मतलब है हमने किसी से उधार सामान खरीदा होगा बिजनेस के लिए, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब क्या है? अभी हमने जो इस साल कमाया, अभी हमने अपनी रिटर्न नहीं भरी है, और हमें लग रहा है, एस्टिमेटेड बेसिस पर हमें लग रहा है कि हमारा 11 लाख रुपए तक का टैक्स हो सकता है, पर हमने पे नहीं किया है, इसलिए लायबिलिटी है। तो 75 लाख रुपए की हमारी लायबिलिटीज माइनस हो गई, तो हमारे नेट एसेट्स कितने के हो गए? 90 लाख के। सो हम इतना पे कर देंगे। सो परचेज कंसीडरेशन कितना आ जाएगा? 90 लाख। बताइए वेदर इट्स डन और नॉट। अरे वाह, आप लोग जवाब दे रहे थे। या चलो, अब आप लोगों को क्वेश्चन नहीं नजर दिख आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं। बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक्स सिमरन, तनीषा। देखो यार, आप लोग ना फिर वही क्वेश्चन, इस बारे में आपकी क्या राय है? ओबी को लेके जो प्रोटेस्ट हो रहा है सर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इस बारे में मेरी यही राय है कि डियर, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो ओबी को मत लाओ। देखो, आप लोग ये क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो, क्यों आप ध्यान से सुन रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों के ऑफलाइन एग्जाम होंगे। अगर यही ओबी हो रहा होता ना, आप ये क्लास भी अटेंड नहीं करते। आज आपने 1 घंटे में जो अभी तक सीखा है, आप वो नहीं सीखते। आपके पास आपकी बीकॉम तो हो जाती, पर आपको एक कंसेप्ट नहीं समझ में आता। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, है ना? सो डियर, कोई भी स्ट्रॉन्ग
मैं आपको कहता हूं कि उस चीज की वैल्यू है जिसको पाना मुश्किल है, जिसको पाना आसान है वो टफ, वो उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट ये मान के नहीं चलेगा कि सर हमारी तैयारी नहीं हुई है, हम जितना ओबी में स्कोर कर पा रहे थे उतना अब स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप एक बात बताओ, आपके अगर 90% नंबर आए हैं ओबी में, ठीक है, और आपको लग रहा है सर हमारे अब 60 भी नहीं आ पाएंगे, तो आप एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ आपके साथ होगा या सबके साथ होगा? आपके साथ या सबके साथ? सबके साथ। तो आप रिलेटिव देखो ना, रिलेटिव परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, वो अच्छी होगी। आप एफर्ट करो, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। कह रहे डिबेंचर्स लाइबिलिटी होते हैं क्या? यस। अब डियर, ओके दिव्यांशु, या अब आप लोग यहाँ पर एक स्टूडेंट का डाउट आया, सर ये डिबेंचर क्या लाइबिलिटी होती है? लाइबिलिटी का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर बिल्कुल ही सरल भाषा के अंदर। ठीक है, आइए, लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी क्या है? डियर, अभी आप लोग सभी क्या हैं? अभी आप लोग सभी हंसते हुए स्टूडेंट्स। क्या है? हंसते हुए स्टूडेंट्स हैं। आप लोग मौज मना रहे हैं घर में, क्योंकि आपको ना तो, अगर आप घर पे रेंट पे रह रहे हो, ना तो आपको घर का रेंट पे करना, ना ही आपको घर का खर्चा चलाना, ना ही अभी आप लोगों के बच्चे हैं तो उनकी स्कूल फीस भरनी है, नहीं भरनी ना। तो डियर, अभी आप लोगों के सर के ऊपर बादल नहीं है, अभी आप लोगों के सर के ऊपर बादल नहीं है। पर डियर आप ये देखो, आपके पिताजी के सर के ऊपर बादल है, वो बंगड़ा नहीं पा सकते। बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि डियर उनको आप लोगों की फीस देनी है, उनको घर का रेंट देना है, उनको अदर एक्सपेंसेस मम्मी को भी देने हैं। क्या है या नहीं है? तो डियर इनके सर के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। क्या मंडरा रहे हैं? बादल मंडरा रहे हैं। किस चीज के बताओ? चिंता, चिंता के। और ये चिंता क्या है? ये चिंता क्या हो सकती है? हमने बादल से पूछा, चिंता के बादल से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या चाहिए? बोले हमें पैसा चाहिए। हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए। या कोई कार्य। आप एक बात बताओ, अगर मैं कुछ बच्चों से, मेरी एकेडमी चलती है एक प्राइवेट, वहां पे मैं कुछ बच्चों से एडवांस ले लेता हूँ और पूरे साल की फीस एडवांस ले लेता हूँ, तो बताओ क्या मेरे ऊपर चिंता नहीं होगी कि मेरे को इन बच्चों को पढ़ाना है? बताओ, चिंता होगी। तो डियर जब भी आपको किसी का पैसा देना है, मनी देना है, रीपे करना है, या आपको किसी का कोई कार्य करके देना है, वो क्या है? लाइबिलिटी। सो दैट इज द एनी ऑब्लिगेशन इज नोन एज द लाइबिलिटी। ओके, कह रहे कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? डियर एनोनिमस, आप अभी शादीशुदा नहीं हो, पर जब मान लो आपके सिर्फ एक बेटा हो, तो बताओ उसकी एक बेटे की स्कूल की फीस भरनी पड़ेगी। बताओ, वो भी वो लाइबिलिटी है। मान लो उसकी स्कूल की फीस है 5,000 रुपए महीना, तो आपकी होने वाली लाइबिलिटी कितनी है? 5,000। पर
अगर मान लो आपके 10 बच्चे हो तो आपको 50,000 रुपये महीना स्कूल फीस भरनी पड़ेगी। तो आप एक बात बताओ, आपके एक बेटा होगा या 10 बच्चे होंगे, ये क्या अभी से पता है आपको? बताओ, ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। क्या पता आप संन्यास ले लो, आप शादी करो ही ना, बच्चे हो ही ना, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो जब हमारी कोई ऐसी लायबिलिटी है जो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट का मतलब है कि हमें पता ही नहीं है कि एक फ्यूचर इवेंट होगा या नहीं होगा। अब इसका एक प्रोफेशनल एग्जांपल देता हूं। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड तभी मिलता है जब प्रॉफिट होता है, पर अगर प्रॉफिट नहीं होता तो उनके डिविडेंड रोक दिए जाते हैं। फ्यूचर में अगर डिविडेंड होता, अगर इनकम होगी तो उनका जो डिविडेंड है जो पास्ट में नहीं दिया वो रोक लिया जाता है, पर वो भी उनको कब मिलेगा? जब कंपनी में फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे। तो कंटिंजेंट नहीं है, कंपनी में प्रॉफिट होंगे तो मिलेगा। आप अपने किसी दोस्त से बोलते हो कि अगर मेरी जॉब लगेगी तो तेरे को पार्टी मिलेगी, तो तुम्हारी जॉब क्या तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी होगी? नहीं। अगर तुम्हें जॉब मिलेगी तभी तो पार्टी देनी पड़ेगी। कह रहे मेथड कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? डियर, अगर ये बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो हम अमलगमेटिंग कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स को हम क्या क्या दे रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने बता रखा था कि उनको कैश दे रहे हैं, उनको प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, उनको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो हमने कौन सा मेथड लगाया? पेमेंट मेथड। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये ना दे रखा हो कि पेमेंट क्या कर रखी है, तो हम क्या कौन सा मेथड लगाएंगे? नेट एसेट मेथड। आप लोग कहें तो क्या हम आगे चल सकते हैं या नहीं? बताओ। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कह रहे नेक्स्ट मेथड पढ़ाइए। डियर, एक होता है लमसम मेथड, उसमें सिर्फ आपको अमाउंट दे रखा होता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती। तो यहाँ पे हमने 3 मेथड कंप्लीट कर लिए। किस, ये 3 मेथड किसके हैं बताओ? ये 3 मेथड है परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के। कौन कौन से, मैं फिर से लिखवा रहा हूं आप लोगों को। परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स ऑफ परचेज कंसीडरेशन कौन कौन से? एक होता है लमसम मेथड, लमसम मेथड। इसके अंदर आपको सिर्फ अमाउंट गिवन होता है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। एक है पेमेंट मेथड, जिसमें आपको क्या क्या पेमेंट करी गई है उनका सम लेना होता है। तो यहां पर क्या लेना होता है? सम ऑफ ऑल दी पेमेंट्स टू शेयर होल्डर्स ओनली, टू शेयर होल्डर्स ओनली। एक मेथड है आपका क्या? नेट एसेट मेथड। इसके अंदर अब क्या लेके चलते हैं? पेमेंट गिवन नहीं होती हमें, हम लेके चलते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन शायद आज कंप्लीट हो पाए, प्लीज मैं आप लोगों का कोऑपरेशन चाहता हूँ फुल, ठीक है, ताकि हम एक लंबे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन है, मैं आपको साथ साथ में कंसेप्ट भी इस क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा, ठीक है? हमारा परचेज कंसिडरेशन वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट करते हैं।
The following are the balance sheet of A company limited and B company limited as on 30th September 2022. A company limited assets, liability. एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, शेयर कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट कितना आ जाएगा बताइए, बताइए 5 लाख। नेक्स्ट दे रखा है आपको जनरल रिजर्व, 1,70,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 30,000। 12% debentures of ₹100 each, 1 lakh। ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 15,000। यहाँ पे बिल्डिंग 1,50,000। मशीनरी 5,50,000। स्टॉक 80,000। डेटर्स 70,000 और कैश दे रखा है 15,000। टोटल बैलेंस 8,65,000। 8,65,000
ऐसे ही आपको दे रखा है बी कंपनी का, बी कंपनी लिमिटेड, लाइबिलिटीज और एसेट्स। एक मिनट रुकना डियर, मैं जरा चार्जर लगा दूं। हाँ जी, शेयर कैपिटल कितने, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना, 3 लाख। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स 40,000, मशीनरी 1,50,000, मशीनरी 5,50,000, बिल्डिंग 1,50,000, स्टॉक 80,000, डेटर्स 70,000 एंड कैश 15,000। 8,65,000 और 8,65,000। एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई है मुझसे, रुको। हाँ रुको, यहाँ पे गलती हो गई है, रुको। एक मिनट, मशीनरी 2,50,000, स्टॉक 40,000, बिल्डिंग नील, डेटर्स 50,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना, 5,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 45,000। ये हो जाएगा 45। और कैश आपका है कितना, 5,000। तो दोनों का टोटल 3,40,000 और 3,40,000। अब देखो, ये जो ए और बी है, ये दोनों की दोनों क्या होना चाहती है, अमलगमेट होना चाहती है, ए और बी दोनों की दोनों। तो मैं यहाँ पे ना पूरा नहीं लिखवा रहा, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ए एंड बी लिमिटेड टू अमलगमेट
तो अमलगमेट इनटू सी लिमिटेड। ओके, परचेज कंसीडरेशन कितनी एग्री हुई है, मतलब सी लिमिटेड ने एग्री किया है परचेज कंसीडरेशन एग्रीड इज रुपीज कितना 6,61,500 टू ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को टेक ओवर करने में कितना देंगे 6,61,500, ठीक है, एंड रुपीज 3,15,000 टू बी लिमिटेड। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, अमलगमेशन की एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन क्या है बताओ, कि जो अमलगमेशन है वो इन द नेचर ऑफ मर्जर दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, इन द नेचर ऑफ मर्जर। एक मिनट, कोई कॉल आ गई। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी, हाँ जी, यस मैम, वंदना मैम, बताइए बताइए मैम। यस, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। हाँ मैम, मैं वो लेटर ऑन ले लूँगा। मैम मैं वो लेटर ऑन ले लूँगा, पर मैम मैं, आप उनको बोल दीजिए वो निश्चिंत रहेंगे, मैं उनका बाद में ले लूँगा। पर मैम मैं ऐसे अगर अनाउंसमेंट कर दूँगा ना कि मैं सबका ही लेट ले लूँगा, तो मैम फिर बच्चे देंगे नहीं। तो मैम आप जो बोलेंगे मैं उस हिसाब से ले लूँगा। हाँ जी मैम। नहीं नहीं मैम, मैम लिबरल रहूँगा मैम, पर मेरे को इनको थोड़ा डरा के रखना पड़ता है। हाँ जी। ओके, हाँ जी मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। ठीक है, ठीक, हाँ जी। आइए, अब देखो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कंपनी है सी लिमिटेड, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो रहा है। हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर कवर करेंगे क्या, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होता है, ठीक है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होता है, उसकी 5 कंडीशन क्या है। या मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ एक बारी। डियर, मेरे को एक और थ्योरी कंसेप्ट कराने, तो क्या मैं पहले वो करवा दूं आप लोगों को, एक और थ्योरी कंसेप्ट। एक मिनट रुक जाओ, मुझे आप लोगों के कमेंट देखने में। नहीं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट कराना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को आप नोट करके रखिए, ठीक है। अब हम वो कंसेप्ट करने जा रहे हैं, कौन सा, कि एक थ्योरी क्वेश्चन आता है कि कब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर माना जाता है। तो आपको वो कंडीशंस याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बहुत बारी, आप 10 ईयर्स वगैरह कहीं पर देख लो। फिर अगर उनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो क्या बन जाता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। चलिए, तो हम लिखने जा रहे हैं कंडीशंस
to be satisfied when amalgamation is in the nature of merger. Okay, conditions to be satisfied when amalgamation is in the nature of merger. कि कब आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा, ठीक है। उस केस के अंदर आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे बताओ? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अप्लाई करोगे अकाउंटिंग का, इंटरेस्ट मेथड। अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम इसको क्या बोलेंगे? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तब हम कौन सा मेथड लगाएंगे? परचेज मेथड। ओके, अभी हम लगाएंगे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो वो कंडीशन है पहला, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन भी लिखवा देते हैं आपको। क्या? all the assets and liabilities of the ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी की और सारे एसेट्स अमलगमेशन की वजह से क्या बन जाएंगे? एसेट्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। सारे एसेट्स, आपको कोई एक सिंगल एसेट नहीं छोड़कर चलना, सारे एक्वायर करने हैं। So become after amalgamation the assets and liabilities of the transferee company। नेक्स्ट, ये समझ में आ गई? सारे एसेट्स आएंगे, सारे के सारे एसेट्स, ठीक है। जैसे मान लो हम यहां पर लेके चलते हैं कि ए लिमिटेड है, टेक्स ओवर बी लिमिटेड। तो यहां पे क्या होगा बताओ? मान लो बी लिमिटेड की केस में आपको एसेट्स दे रखे हैं, क्या? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश। तो ये सारे एसेट्स ए लिमिटेड के पास जाएंगे, सारे के सारे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश। अगर इनमें से एक भी एसेट छूट गया तो वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहलाएगा। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन का नाम क्या है? आई। कहता है शेयर होल्डर्स। अच्छा, कितने शेयर्स होल्ड कर रहे हो? 90% शेयर होल्ड, जितने भी, मतलब जो कंपनी अमलगमेट हो रही है, अमलगमेटिंग कंपनी के 90% से ज्यादा, एटलीस्ट 90% से ज्यादा जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स किसके शेयर होल्डर्स बनेंगे? अमलगमेटेड कंपनी के। किसके बनेंगे? अमलगमेटेड कंपनी। तो शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90%, है ना, 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन से लेके चलने हैं? प्रेफरेंस नहीं लेके चलने, इक्विटी शेयर्स लेकर चलने।
of the transferor company, of the transferor company, ठीक है, become equity shareholders of ट्रांसफरी कंपनी। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, ए लिमिटेड टेक्स ओवर बी लिमिटेड, है ना, एग्जाम्पल वही चल रहा है, ए लिमिटेड टेक्स ओवर बी लिमिटेड। अब मान लो बी लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है, 2 करोड़, 20 करोड़ शेयर्स, 20 करोड़ शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, और इसके अंदर 2 करोड़ शेयर्स किसके पास है, साक्षी के पास। 3 करोड़ शेयर्स हैं राधिका के पास। इसमें से 5 करोड़ शेयर्स हैं रिंकी के पास। 7 करोड़ शेयर्स है साक्षी शालू के पास, और 1.8 करोड़ शेयर्स है किसके पास, ये देखना टोटल कितना हो गया, 10, 17 और ये हो गया 18.8, ये है हमारे मीनाक्षी जी के पास। और बाकी 1.2 करोड़ शेयर्स किसके पास है, पब्लिक के पास, जनरल पब्लिक के पास। तो अगर हमें इसका 90% निकालना हो, 90% मतलब 18 करोड़ शेयर्स, तो इसका मतलब साक्षी, राधिका, रिंकी, शालू, मीनाक्षी, they all become the shareholders of this company. साक्षी, रिंकी, ये सारे के सारे क्या बन जाए, शेयर होल्डर्स बन जाए किसके, ए लिमिटेड के। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो आपको कितना देखना है, 90%। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड कंडीशन इज, जो भी आप इन शेयर होल्डर्स को कंसीडरेशन पे करोगे वो किस में होनी चाहिए, इक्विटी शेयर्स में होनी चाहिए, और किसी और अदर फॉर्म में पे नहीं करोगे। तो द कंसीडरेशन ठीक है, consideration to shareholders who agree to become shareholders of the transferee company ठीक है, इज डिस्चार्ज, मतलब उनको पे किया जाएगा, डिस्चार्ज बाय दी ट्रांसफरर कंपनी होली बाय, पूरी की पूरी किससे दोगे, होली बाय द इशू ऑफ
equity shares in the transferee company. ठीक है। हाँ, अगर कुछ शेयर्स फ्रैक्शनल हैं, जैसे मान लो कंपनी हर 7 शेयर्स को कुछ पे कर रही है, 7 का बंडल है, पर आपके पास 4 शेयर्स हैं, तो फ्रैक्शन शेयर्स है ना, उनको आप कैश में पे कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेप्ट दैट कैश may be paid to shareholders for any fractional share. Okay, डन। तो अगर मान लो किसी के पास फॉर एग्जांपल कोई शेयर होल्डर है और रेशियो क्या निकल कर आया है, स्वैप रेशियो निकाला जाता है। स्वैप रेशियो निकाला जाता है कि जैसे मान लो ए लिमिटेड ने कहा बी लिमिटेड हम 5 शेयर देंगे फॉर एवरी 7 शेयर्स। तो अगर मान लो ये अमन नाम का एक शेयर होल्डर है और इसके पास 2103 शेयर्स है। कितने हैं? 2103। तो अगर हम 2103 को डिवाइड करें 7 से, तो इसके कितने पेयर बनेंगे? 300 पेयर बनेंगे ऑफ 7 शेयर्स, प्लस 3 शेयर्स रह जाएंगे ऑड लॉट। तो इसको ये जो 300 पेयर हैं, इसके बदले इसको 1500 शेयर्स तो मिल जाएंगे इन ए लिमिटेड, पर 3 शेयर के बदले इसको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, द फोर्थ कंडीशन, द बिजनेस of the transferor company is intended to be carried on after amalgamation by the transferee company. एग्जाम्पल के तौर पर वोडाफोन प्लस आइडिया। बताओ वोडाफोन किस चीज का बिजनेस कर रही थी? टेलीकॉम। आइडिया किस चीज का बिजनेस कर रही थी? टेलीकॉम। और जो एक नई कंपनी अमलगमेटेड बनी वीआई, वो भी किस बिजनेस के अंदर है? टेलीकॉम के। फिर है फिफ्थ कंडीशन कि जितने भी आप इसके एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर करोगे अमलगमेटिंग कंपनी के, उनकी बुक वैल्यू आप चेंज नहीं करोगे, सेम बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। मतलब अमलगमेटेड कंपनी अमलगमेटिंग कंपनी से जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज लेगी या रिजर्व्स लेगी, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, उनको सेम वैल्यू पर दिखाएगी।
तो हम लिखेंगे नो एडजस्टमेंट is intended to be made to the book values of the assets and liabilities of the ट्रांसफरर कंपनी। आप कोई चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। जो भी आपने एसेट एंड वैल्यू जो वैल्यू वो रिकॉर्ड कर के चल रहे थे ट्रांसफरर कंपनी, उसी पर रिकॉर्ड करोगे। व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of the ट्रांसफरी कंपनी। हाँ, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज दोनों कंपनीज की अलग है, मान लो ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग है, तब आप जो ट्रांसफरी कंपनी है वो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से वैल्यू अलग रिकॉर्ड कर सकती है, एक्सेप्ट टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका मतलब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ की है, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 करोड़ का है, लैंड एंड बिल्डिंग 3 करोड़ की है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स 4 करोड़ के हैं। तो सेम प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह बिल्कुल सेम जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ की ही जाएगी यहाँ पर उठकर, लैंड एंड बिल्डिंग 3 करोड़ की ही जाएगी, और स्टैट्यूटरी रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स सेम वैल्यू पर जाएंगे, 2 करोड़, और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स 4 करोड़। हाँ, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज है उनको आप अलग कर सकते हो। जैसे एसएलएम फॉलो कर रही है ए लिमिटेड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहा है कौन, बी लिमिटेड, तब आप चेंज कर सकते हो। हाँ, तनीषा ने बिल्कुल ठीक किया। अरे कंटेंट विजिबल नहीं था, हे भगवान। या मैं आप लोगों को दोबारा से कंटेंट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने लिखवाया था कंटेंट। ये थी वो कंडीशन, पहली कंडीशन, सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हैं। फिर है जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो 90% से ज़्यादा वैल्यू के शेयर्स होल्ड करते हैं वो शेयर होल्डर्स बन जाए।
कंसीडरेशन सिर्फ शेयर्स में पे होनी चाहिए, फ्रैक्शन वालों को कैश दे सकते हैं। बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी कैरी ऑन होना चाहिए और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए वैल्यूज के अंदर। अभी भी शो नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? अब एक तो इस टीम ऐप में एक प्रॉब्लम है कि जब मैं लिख रहा हूँ तब मुझे आपके चैट नजर नहीं आ रही, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये जो हमने क्वेश्चन लिखा था ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आई होप अब तो नजर आ रहा है आप लोगों को। तो ये आप लोगों को क्या कहते हैं, एक टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता दूं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ क्या है। आपको टेलीग्राम पर सिर्फ @CAMANNU लिखना, CA मन्नू लिखना है आपको। किसके ऊपर? टेलीग्राम के ऊपर @CA मन्नू, और आप वहां पर लिखा आएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सोल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी के कोई डाउट्स? या तनीषा, मैं आपका चैट बॉक्स पे जो आंसर है उसको पब्लिश कर देता हूँ। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। हाँ हाँ, पक्का पक्का, श्योर अक्षित। सो शैल वी एंड द सेशन हियर? बताइए। हाँ जी मोहित सर, आप एंड कर सकते हो सेशन।